हेलो नमस्कार दोस्तों, बीए फाइनल ईयर के 2025 के एग्ज़ाम के लिए आज का ये वीडियो लेकर आ चुके हैं। बहुत दिनों के बाद हम ये क्लास लेकर आ गए हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का जो आपका सेकंड पेपर रहने वाला है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। सेकंड पेपर आपका इंटरनेशनल रिलेशंस पर है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऊपर आपका ये पेपर रहने वाला है, दूसरा पेपर। ठीक है। और जो पहला पेपर है आपके फाइनल ईयर के अंदर, वो तो आप जानते होंगे, आपके जो पॉलिटिकल थिंकर है उनके ऊपर वो पहला पेपर रहता है। तो फिलहाल जो 2025 का एग्ज़ाम है और ये जो वीडियो है वो आपके 2022 का जो पेपर हुआ था अजमेर यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसका जो है आपको सॉल्यूशन इस वीडियो में दिया जा रहा है। ठीक है। तो सॉल्यूशन हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि परीक्षाओं में जो कम से कम 4-5% जो है हर साल रिपीटिव प्रश्न आते हैं, बार बार पिछले जो सालों में एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं वो वापस से परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक है जो बार बार परीक्षा में पूछ जाते हैं, वही इस पेपर में भी आपके लिए आया है। तो आप वीडियो को 2x स्पीड में कर सकते हैं अपना समय बचाने के लिए। और अब बात करते हैं हम आज के जो शुरुआती प्रश्न है उनके बारे में। जो अति लघुत्तरात्मक टाइप प्रश्न है वो हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में, और आगे पार्ट 2 में हम बाकी के प्रश्न देखेंगे कि लघुत्तरात्मक टाइप के। वैसे मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, इसका जो उत्तर है वो आपको और भी ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके जो 2022 के अजमेर यूनिवर्सिटी के पेपर में आया फाइनल ईयर के, वो था विचारधारा से संबंधित, कि विचारधारा का क्या तात्पर्य है, उसे आप क्या समझते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस के बारे में पूछा है, विचारधारा क्या, आइडियोलॉजी क्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा का तात्पर्य उन सिद्धांतों, विश्वासों और मूल्यों से होता है जो राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की नीतियों और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो नीतियाँ होती है, जिनका जो व्यवहार है, उनको कौन कौन से जो चीज़ें हैं प्रभावित करते हैं, उसी को हम विचारधारा कहते हैं। ये एक ऐसा ढांचा होता है जो किसी विशेष समूह या देश के बारे में दुनिया को देखने के तरीके को आकार देता है। दुनिया के जो तरीका है, मतलब देखने का वो नज़रिया किस प्रकार है, वो उसके विचारधारा से प्रभावित होता है। विचारधारा ही तय करती है कि किस प्रकार दुनिया को देखा जाना चाहिए। ठीक है। अब विचारधारा अलग अलग होती है। तो अब बात करते हैं सेकंड प्रश्नों की। जो सेकंड प्रश्न है वो है आसियान के बारे में। और जैसा कि मैंने आपके बहुत सारे, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो मैंने आपको बता रखा है कि आसियान का हर साल परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, या फिर आसियान या फिर एक होता है सार्क। ठीक है। तो आसियान या सार्क में से या तो इनका नाम या इनके संगठन या फिर इनके कौन कौन से देश है या फिर इनकी स्थापना कब हुई थी वो आपसे पूछा जाता है। तो 2022 के पेपर में आपसे आसियान का पूछा गया है, तो हो सकता है कि आपके इस बार जो 2025 का पेपर है उसमें भी आसियान का प्रश्न आ जाए। तो आपको ये तो रट के रख लेना है कि आसियान का पूरा नाम और इनकी जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो आसियान का जो स्थापना है वो 8 अगस्त 1967 को हुई थी, और इसका जो पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। यानी कि जो दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन है, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो 10 देश है उनका एक संगठन है आसियान। ठीक है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। और इनके सदस्य देश कौन कौन से हैं, देखो, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये तो पहले थे। बाद में ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी इसके सदस्य बन गए थे। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, ये जो मिलकर, ये जो 10 देश है वो मिलकर क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। यानी ये देश आपस में मिलकर सारी चीज़ें हैं वो देखते हैं, मतलब अपने देश को विकास करने के लिए किस प्रकार से चीज़ें की जाए, वो सारी चीज़ें ये मैनेज करते हैं आसियान के थ्रू। ठीक है। ये एक संगठन है। इसकी स्थापना ध्यान रखना, और पूरा नाम इसको आपको याद रखे लिख लेना है। इंग्लिश में याद रखिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। हिंदी में थोड़ा मतलब ज़्यादा याद करने वाला है नहीं। फिर शक्ति संतुलन के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, और जैसा कि मैंने बताया भी आपको, शक्ति संतुलन, राष्ट्र शक्ति और निशस्त्रीकरण, इस प्रकार के प्रश्न हर साल परीक्षा में रिपीटिव होते हैं। तो इस बार शक्ति संतुलन को आपको परिभाषित करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ये एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहाँ विभिन्न राज्यों की शक्ति इस प्रकार से संतुलित होती है कि कोई भी राज्य, एक राज्य अन्य राज्यों पर हावी ना हो सके, यानी कि कोई दूसरे पर मतलब ज़्यादा ताकतवर ना हो सके, मतलब दोनों को आपस के अंदर बैलेंस रहे, कंट्रोल रहे। यानी कि पावर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, उसको ही हम शक्ति संतुलन कहते हैं। पावर का बैलेंसिंग किस प्रकार हो सकती है। ठीक है। अब सरल शब्दों में अगर हम कहें तो ये एक तरह की तुलना है, जैसे कि एक तराजू के दोनों पकड़ जो पलड़े हैं बराबर वजन के हो, यानी कि उसी को हम संतुलन, जिस प्रकार कैसे बैलेंस किस प्रकार कहते हैं, बैलेंस कहते हैं दोनों तराजू बराबर हो, उसी को हम जैसे शक्ति संतुलन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी शक्ति को आपस के अंदर बराबर रखना, उसको संतुलन कहते हैं, शक्ति संतुलन। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये शक्ति का संतुलन राज्यों के बीच सैन्य शक्ति, आर्थिक ताकत और राजनीतिक प्रभाव को दर्शाता है। यानी कि जो शक्ति संतुलन है वो राज्यों के बीच, एक तो सैनिक ताकत है वो उसके बीच में बैलेंस, आर्थिक ताकतों के अंदर बैलेंस, और राजनीतिक जो ताकत है उसके अंदर भी बैलेंसिंग, और उसके प्रभाव को दर्शाता है शक्ति संतुलन। ठीक। आगे देखते हैं वन बेल्ट वन रोड, यानी कि एक बेल्ट एक सड़क पहल क्या है। तो आपने सुन रखा होगा, बहुत ही मशहूर जो चाइना की पॉलिसी है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, OBOR। ठीक है। तो इसके बारे में जो चाइना की ये शुरू की गई थी, एक वैश्विक बुनियादी ढांचा पहल है। इसका उद्देश्य प्राचीन जो सिल्क रोड के मार्गों का पुनर्जीवन कर एशिया, अफ्रीका और यूरोप को सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और अन्य बुनियादी ढांचों के माध्यम से जोड़ना है। यानी कि चीन जो है अपने देश को
पूरी दुनिया के साथ जोड़ना चाहता है। जो पहले उसका सिल्क रूट था, रेशम मार्ग था, उसके थ्रू जो है इस वन बेल्ट वन रोड के थ्रू वो जोड़ना चाहता है। ठीक है, इस पहल के दो मुख्य हिस्से हैं। तो एक तो सिल्क रोड इकोनॉमिकल बेल्ट जो भूमि आधारित है, जो पाकिस्तान के अंदर से इस प्रकार जाती है। ठीक है, जिससे कि वो यूरोप, अफ्रीका, यूरोप वगैरह और एशिया वगैरह से आपस में कनेक्ट हो सके। और दूसरी जो 21वीं सदी का जो समुद्री रेशम मार्ग है, रेशम मार्ग जो समुद्र के माध्यम से है, जो चीन को दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण प्रशांत, मध्य पूर्व और पूर्वी अफ्रीका के यूरोप तक, पूर्वी अफ्रीका से यूरोप तक जोड़ता है। यानी कि इसके दो पहले वन बेल्ट वन रोड के, यानी कि चाइना पूरी दुनिया से कनेक्ट होना चाहता है, ज़मीन के माध्यम से भी और समुद्र के माध्यम से भी। यही इसका OBR प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो बहुत ही मशहूर प्रोजेक्ट है, आपने सुन रखा होगा इसके बारे में। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रों के मध्य राजनीति, तो पॉलिटिक्स अमोंग नेशंस, इस पे जो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है, ये बुक किसने लिखी? तो इस बुक के लेखक है मार्गेंताउ हंस जे मार्गेंताउ। ठीक है, इस बुक के लेखक है। अब ये हंस जे जो मार्गेंताउ है वो कौन है, आपको पता होगा, यथार्थवाद के जनक जिसको कहते हैं। तो यथार्थवाद यानी रियलिज्म के जनक इनको कहते हैं। ये इन्होंने यथार्थवाद का जो सिद्धांत है उसको दिया था। ठीक है, तो ये मॉर्गेंताउ की ये पुस्तक है, पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस। ठीक है, इसका जो हिंदी ट्रांसलेट का जो प्रश्न है वो आपसे पूछा गया है। तो जो आजकल के प्रश्नों का स्तर है वो थोड़ा कठिन आ गया है, क्योंकि मतलब हम परीक्षा में जो सीरीजों वगैरह में या फिर हम जो आपको पढ़ाते हैं, जैसे कि मार्गेंताउ की दो पुस्तकों के नाम आपसे पूछ लिए, तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस। तो पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन हमने रट रखा था, लेकिन मान लीजिए कि हमें दिमाग में नहीं आता है कि इनका हिंदी ट्रांसलेट भी करके हमसे बुक के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे इसका पूछ लिया, पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन यानी राष्ट्रों के मध्य राजनीति, ये बुक को किसने लिखी? तो हमें एक बार तो पढ़ने में, पेपर पढ़ने में जब हम पढ़ेंगे तो हमें मतलब सर चकरा जाएगा कि ये जो पुस्तक है किसकी लिखी, हमने तो कभी पढ़ी नहीं थी, ये तो प्रश्न बाहर से आ गया। लेकिन जो पेपर बनाने वाले हैं वो थोड़े, आजकल के जो सारे कंपटीशन के अलावा जो कॉलेज के पेपर है उसमें भी जो है लेवल थोड़ा अप करते जा रहे हैं हर साल दर साल। ठीक है, और प्रश्नों का स्तर थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। तो आपको थोड़ी पढ़ाई तो करनी है, लेकिन थोड़ी सीरियस और थोड़ा ध्यान के साथ, मतलब प्रश्न वो घुमा के कैसे भी पूछ सकता है। तो जो पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन है वो मार्गेंताउ की पुस्तक है, और उन्होंने यथार्थवाद का सिद्धांत दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। ठीक है, बाकी आप डिटेल पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम पर पूरा PDF आपको मिल जाएगा। फिर राष्ट्र शक्ति, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि राष्ट्र शक्ति, शक्ति संतुलन, निःशस्त्रीकरण, ये प्रश्न घुमा फिरा के आते हैं हर साल इस पेपर में, तो कन्फर्म है। ठीक है, तो राष्ट्र शक्ति किसी देश की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डाल सकता है। ये केवल सैन्य ताकत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई अन्य तत्व शामिल होते हैं जो एक देश को मजबूत बनाते हैं। तो इसमें तत्व कौन कौन से, आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि राष्ट्र शक्ति के प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो इसमें देखो, सैन्य शक्ति आती है, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, कूटनीतिक, सांस्कृतिक, जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति। ठीक है, तो ये सारे जो तत्व हैं वो राष्ट्र शक्ति को प्रभावित करते हैं, राष्ट्र शक्ति को बनाते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्र शक्ति की परिभाषा हो गई है। आगे देखते हैं 7वां प्रश्न, आदर्शवाद की दो विशेषताएं आपसे पूछी जाती है, यथार्थवाद और आदर्शवाद। ठीक है, तो जैसे यथार्थवाद मार्गेंताउ ने प्रतिपादित किया था, ठीक उसी प्रकार का सिद्धांत है आदर्शवाद। अब आदर्शवाद क्या है? आदर्शवादी वह दर्शन है जो मानता है कि वास्तविकता मूल रूप से विचारों, मन या आत्मा से बनी हुई है। भौतिक दुनिया को द्वितीयक या कम वास्तविक माना जाता है। आदर्शवाद यानी कि विचार और मन या आत्मा से बनी होती है, ये मानते हैं आदर्शवादी। और भौतिक दुनिया जो रियलिस्टिक दुनिया है उसको वो सेकंड स्तर पर रखते हैं, कम वास्तविक मानते हैं। आदर्शवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? एक तो विचारों की प्रधानता, यानी विचार मतलब जो आदर्शवादी मतलब आदर्शवाद की चीज़ें सोचते हैं, वो आदर्श ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए वाली बातें इसके अंदर आती है, वो रियलिटी के ऊपर बेस नहीं होती है। तो विचारों की प्रधानता इसके अंदर होती है। विचार या मन ही वास्तविकता का मूल स्रोत है। भौतिक वस्तुएं और घटनाएं विचारों की अभिव्यक्ति मात्र है, यानी कि पहले विचार है, बाद में ये भौतिक दुनिया है, भौतिक वस्तुएं हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक कुर्सी को केवल इसलिए माना जाता है क्योंकि हमने इसके बारे में एक विचार बनाया है, यानी कि हमने पहले कुर्सी का विचार बनाया था तभी तो ये कुर्सी बनी है। ये भौतिक कैसे आई? हमारे मन में विचार आया तभी तो ये बनी। तो ये आदर्शवाद का जो दृष्टिकोण है। ठीक है, इसका जो दूसरी विशेषता है वो है आध्यात्मिक आयाम। तो आदर्शवाद आध्यात्मिक आयाम पर जोर देता है, ये मतलब आध्यात्मिक चीज़ें ये रियलिस्टिक पर ज़्यादा वजन जो जोर नहीं देता। ठीक, आगे UNDP का पूरा नाम बताना है आपको। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, इसका जो कार्यक्रम है ये संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख विकास नेटवर्क है। ये दुनिया भर के देशों को में विकास को बढ़ावा देने और गरीबी कम करने के लिए काम करता है। UNDP विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करता है, जैसे मानव विकास, पर्यावरण संरक्षण, सुशासन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण। तो इस प्रकार जो है UNDP का पूरा सिस्टम चलता है, मतलब गरीब देशों की सहायता करना, विकास किस प्रकार हो सकता है देशों में वो उसको बढ़ावा देना। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। ठीक है, और अगला प्रश्न है निःशस्त्रीकरण। तो जैसा मैंने आपको बताया, निःशस्त्रीकरण का भी परीक्षा में प्रश्न आता है घुमा फिरा के हर साल। तो ये
आगे है निशस्त्रीकरण। तो इसकी परिभाषा देखिए, निशस्त्रीकरण का अर्थ है हथियारों, विशेषकर विनाशकारी हथियार जैसे परमाणु हथियार होते हैं, जैविक हथियार होते हैं, या फिर कोई रासायनिक हथियार है, उनको कम करना या पूरी तरह से समाप्त करना। ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें देश अपने सैन्य शस्त्रागार को कम करते हैं या हथियारों के उत्पादन और परीक्षण पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो निशस्त्रीकरण का मतलब यही है कि शस्त्रों को कम करना या फिर उन पर बैन लगा देना। विशेषकर इसमें जो परमाणु हथियार है, जो खतरनाक जो पूरी सभ्यता के लिए, मानव सभ्यता के लिए खतरनाक है, उनको कम करना है, यानी कि हथियारों को कम से कम यूज़ करना है। ये निशस्त्रीकरण का मतलब होता है। अब इसके उद्देश्य क्या होते हैं? शांति बनाए रखना, सुरक्षा बढ़ाना, आर्थिक विकास, मानवीय मूल्यों को बढ़ाना, मतलब जो आदर्शवादी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर लास्ट प्रश्न है आज के इस वीडियो का। तो WHO के 2 कार्य बताने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ से संबंधित इनका काम होता है, एक तो स्वास्थ्य संबंधी मानकों का निर्धारण करना, और दूसरा बीमारियों का नियंत्रण, बीमारियों पर नियंत्रण करना, गाइडेंस देना वगैरह कि भाई किस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए हेल्थ के सेक्टर के अंदर, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों का प्रसार, स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटना, कोई आपातकालीन चीज़ आ गई तो उनको किस प्रकार निपट सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये तो आप जानते होंगे WHO के बारे में, ठीक है। कोरोना के बाद में इनकी गाइडलाइन वगैरह आती है कि कोई भी बीमारी आती है तो ये गाइडलाइन जारी करते हैं, ऐसा हो वैसा हो, इस प्रकार इससे बचा जा सकता है, ठीक है। तो ये WHO के बारे में था। अब आगे के वीडियो पार्ट 2 के अंदर हम ये बाकी के जो 5 प्रश्न ये वाले लघुतरात्मक और बाकी के निम्नात्मक प्रश्न आपको टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम और यूट्यूब पर हमारे चैनल का नाम सेम ही है, आप सर्च कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में या चैनल के अबाउट में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का भी, ठीक है। वहाँ पर आपको बहुत सारी PDF पहले से अपलोड की हुई मिलेगी, या फिर कुछ नई भी मिल जाएगी 2025 के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिए कीजिए कि आपको ये वीडियो में क्या कमी लगी, क्या हम सुधार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।